कभी कभी प्रकृति जब किसी असाधारण व्यक्ति को इस संसार में भेजती है तो वो उसे साधारण परिस्थितियों में जन्म देती है ताकि वो संघर्ष की आग में तपकर चमकना सीख सके। 11 फरवरी 1847 अमेरिका के ओहायो राज्य का एक छोटा सा नगर मिलान। बर्फीली हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। आसमान धुंधला था और एक साधारण से घर में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। ये रोना सिर्फ एक जन्म की सूचना नहीं था, ये आने वाले युग के उजाले की पहली ध्वनि थी। उस बच्चे का नाम रखा गया थॉमस एल्वा एडिसन। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा बालक एक दिन अंधेरे और उजाले की परिभाषा बदल देगा। एडिसन के पिता सैमुअल एडिसन स्वभाव से साहसी लेकिन आर्थिक रूप से स्थिर नहीं। माँ नैन्सी एडिसन पूर्व शिक्षिका, शांत, संवेदनशील और अत्यंत बुद्धिमान। अगर एडिसन के जीवन में कोई पहली गुरु थीं तो वो उनकी माँ ही थीं। घर अमीर नहीं था, सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन उस घर में एक चीज प्रचुर मात्रा में थी, सोचने की स्वतंत्रता। और यही स्वतंत्रता महान मस्तिष्कों की पहली मिट्टी होती है। छोटा थॉमस अन्य बच्चों जैसा नहीं था। जहां बच्चे खिलौनों से खेलते वो खिलौनों को खोल कर देखते। उन्हें समझना था अंदर क्या है। एक दिन उन्होंने देखा एक मुर्गी अंडों पर बैठी है। उन्होंने माँ से पूछा, माँ ये क्या कर रही है? माँ बोली, ये अंडों को से रही है ताकि उनसे बच्चे निकलें। थॉमस कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक कई अंडे लेकर खुद उन पर बैठ गए। माँ ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि बच्चे कैसे निकलते हैं। ये शरारत नहीं थी, ये था जिज्ञासा का जन्म। महान वैज्ञानिकों की पहली पहचान यही होती है। वे दुनिया को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। वे पूछते हैं, ऐसा क्यों है? धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया, ये बच्चा बहुत सवाल करता है। ये शांत नहीं बैठता, ये हर चीज को छूना चाहता है। कुछ लोग मुस्कुराते, कुछ चिढ़ते और कुछ कहते, ये बच्चा सामान्य नहीं है। लेकिन इतिहास हमें एक गहरी बात सिखाता है, जिसे समाज अलग कहता है वही अक्सर भविष्य बदलता है। बचपन में ही एडिसन को कई बीमारियां हुईं। एक बार तेज बुखार के बाद उनकी सुनने की क्षमता कम होने लगी। समय के साथ वे आंशिक रूप से बहरे हो गए। सोचिए, अधिकतर लोग इसे दुर्भाग्य मानते, लेकिन वर्षों बाद एडिसन ने कहा, मेरी सुनने की कमजोरी ने मुझे दुनिया के शोर से बचाया और मुझे सोचने का अवसर दिया। क्या दृष्टिकोण था! जहां लोग कमी देखते हैं, वहां लोग अवसर खोज लेते हैं। प्रकृति कभी कभी हमसे एक शक्ति लेती है ताकि हमें दूसरी उससे बड़ी शक्ति दे सके। जब एडिसन लगभग 7 साल के थे, उन्हें स्कूल भेजा गया। पहले ही दिन से समस्या शुरू हो गई। शिक्षक पढ़ाते और थॉमस बीच में सवाल पूछते। आसमान नीला क्यों है? संख्या अनंत कैसे हो सकती है? ध्वनि क्या होती है? शिक्षक परेशान हो गए। उन्हें एक आज्ञाकारी छात्र चाहिए था, सोचने वाला नहीं। सिर्फ 3 महीने बाद शिक्षक ने उन्हें एक शब्द कहा, एडल्ट, जिसका अर्थ था मानसिक रूप से कमजोर। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जिसका मन ज्ञान के लिए भूखा है और उसे कहा जाए तुम योग्य नहीं हो। कई सपने ऐसे ही शब्दों से मर जाते हैं, लेकिन एडिसन का सपना नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उनकी माँ जीवित थीं। एक दिन एडिसन स्कूल से एक पत्र लेकर घर आए। माँ को दिया। माँ ने पढ़ा, उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और मुस्कुराकर बेटे से कहा, स्कूल कहता है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। ये स्कूल तुम्हारे लिए छोटा है, अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। उस दिन सिर्फ एक निर्णय नहीं हुआ था, एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। वर्षों बाद जब माँ इस दुनिया में नहीं रहीं, एडिसन को वही पत्र मिला। उसमें लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते। एडिसन लंबे समय तक रोते रहे और अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने एक कमजोर बच्चे को सदी का जीनियस बना दिया। नैन्सी एडिसन ने बेटे को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने उसकी जिज्ञासा को मरने नहीं दिया। उन्होंने उसे रटने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उसे सोचना सिखाया। घर किताबों से भर गया, इतिहास, विज्ञान, दर्शन। थॉमस घंटों पढ़ते। धीरे धीरे उनके भीतर एक विश्वास जन्म लेने लगा, मैं अलग हूं और अलग होना गलत नहीं है। एडिसन के बहुत दोस्त नहीं थे, वे अक्सर अकेले रहते। लेकिन याद रखिए, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी वही गहरे विचारों की भूमि बनता है।
जब दुनिया शोर कर रही होती है, तभी कोई शांत मन भविष्य की धुनी सुन रहा होता है। 12 वर्ष की उम्र में एडिसन ने काम शुरू कर दिया। ट्रेन में अखबार और मिठाइयां बेचते, सुबह से शाम तक काम, लेकिन उनके भीतर शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक सपना था, सीखना। उन्होंने अपनी कमाई से किताबें खरीदी। हर पन्ना उनके मस्तिष्क में एक नई खिड़की खोल रहा था। उस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, वो भविष्य बना रहे थे। जरा सोचिए, क्या महान लोग जन्म से अलग होते हैं या परिस्थितियां उन्हें अलग बनाती हैं? शायद दोनों। प्रकृति बीज देती है, लेकिन संघर्ष उसे वृक्ष बनाता है। अगर एडिसन को एक आरामदायक जीवन मिला होता, तो क्या वो उतने जिज्ञासु होते? शायद नहीं। कभी-कभी अभाव मनुष्य की सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाता है। हर अलग बच्चा कमजोर नहीं होता, हर सवाल करने वाला विद्यार्थी परेशान करने वाला नहीं होता, और हर अस्वीकृति अंत नहीं होती। कभी-कभी अस्वीकृति ही आपको उस रास्ते पर भेजती है जहां आपका वास्तविक स्वरूप आपका इंतजार कर रहा होता है। एक छोटा बालक जिसे स्कूल ने ठुकरा दिया, एक माँ जिसने दुनिया की राय को अस्वीकार कर दिया, और एक जिज्ञासा जो बुझने से इनकार कर रही थी। यही 3 शक्तियां मिलकर एक ऐसे आविष्कारक को जन्म देने वाली थीं जो आने वाले समय में रात को रोशन कर देगा। लेकिन अभी यात्रा शुरू ही हुई थी। बहुत जल्द ये जिज्ञासा प्रयोगों में बदलेगी, प्रयोग विस्फोटों में, और विस्फोट एक महान कहानी में। भाग 2। स्कूल ने जिसे अस्वीकार किया, दुनिया ने उसी से उजाला पाया। कभी-कभी जीवन हमें दरवाजे से बाहर धकेल देता है ताकि हम खिड़की से आसमान देख सकें। थॉमस अल्वा एडिसन अब स्कूल नहीं जाते थे। समाज ने फैसला सुना दिया था, ये बच्चा साधारण शिक्षा के योग्य नहीं। लेकिन इतिहास गवाही देता है, महान मस्तिष्क अक्सर पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं में कैद नहीं हो पाते। और यहीं से शुरू हुआ एक अलग तरह की शिक्षा का सफर। मैन्सी एडिसन ने सिर्फ किताबें नहीं खुलाईं, उन्होंने बेटे का मन खोल दिया। वे जानती थीं, ज्ञान रटने से नहीं, समझने से आता है। वो थॉमस से कहती, तभी किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि कोई कह रहा है, उसे परखो, समझो, सवाल करो। यही था वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीज। घर धीरे धीरे एक छोटे विद्यालय में बदल गया, लेकिन ये विद्यालय अलग था। यहाँ गलती करने की अनुमति थी, यहाँ सवाल पूछना प्रोत्साहित किया जाता था, यहाँ जिज्ञासा को रोका नहीं जाता था। थॉमस की सबसे अच्छी मित्र बन गईं किताबें, विज्ञान की किताबें, रसायन विज्ञान, भौतिकी, इतिहास। एक एक पन्ना पढ़ते हुए उनका मन जैसे नए ब्रह्मांड खोज रहा था। एक दिन उन्होंने एक किताब पढ़ी, स्कूल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। उसमें छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोग थे। बस यहीं से उनके भीतर एक विचार जन्मा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, मैं करके देखूंगा। याद रखिए, पढ़ना ज्ञान देता है, लेकिन प्रयोग समझ देता है, और समझ मनुष्य को असाधारण बनाती है। घर के नीचे एक छोटा सा तहखाना था, अंधेरा, शांत, दुनिया की हलचल से दूर। थॉमस ने उसे अपनी पहली प्रयोगशाला बना लिया। बोतलें, रसायन, तार, अजीब सी गंध। दरवाजे पर उन्होंने एक पर्ची चिपकाई, डेंजर, डू नॉट एंटर, खतरा, अंदर मत आना। सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल ने अयोग्य कहा, वह खुद अपनी प्रयोगशाला चला रहा था। यही अंतर होता है, कुछ लोग अवसर का इंतजार करते हैं और कुछ अवसर बना लेते हैं। प्रयोगों का मतलब है गलती की संभावना। एक दिन थॉमस ने रसायनों को मिलाया, उन्हें लगा कुछ नया बनेगा, और बना भी। लेकिन अचानक एक तेज प्रतिक्रिया हुई, धुआं फैल गया। माँ दौड़ी हुई आईं, कमरा अस्त व्यस्त था। अधिकतर माता पिता डांटते, लेकिन नैन्सी शांत रहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सीखो लेकिन सावधानी के साथ। देखिए, उन्होंने जिज्ञासा को रोका नहीं, उसे दिशा दी। महान मार्गदर्शक वही होता है जो आपके पंख नहीं काटता, बल्कि उड़ना सिखाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, एडिसन की सुनने की क्षमता और कम होती जा रही थी। लोग सहानुभूति दिखाते, कुछ मजाक भी उड़ाते, लेकिन एडिसन का उत्तर अद्भुत था। जब आप कम सुनते हैं तो आपका मन ज्यादा सुनने लगता है। उन्होंने शोर से दूरी पाई और ध्यान की गहराई। कभी सोचा है, दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? एकाग्रता। और एडिसन के पास वो प्रचुर मात्रा में थी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी,
थॉमस समझ गए थे, अब सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, जिम्मेदारी उठानी होगी। 12 साल की उम्र में उन्होंने फैसला लिया, मैं काम करूंगा। वे ट्रेन में अखबार बेचने लगे। सुबह की ठंडी हवा, लंबी यात्राएं, थकान, लेकिन उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनके भीतर लक्ष्य था। वो ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जा रही थी, वो एक वैज्ञानिक का निर्माण कर रही थी। थॉमस यात्रियों को देखते, उनसे बात करते, दुनिया समझते। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, ज्ञान लोगों में भी होता है, अनुभवों में भी, यात्राओं में भी। थॉमस ने कुछ पैसे बचाए और एक दिन ट्रेन के खाली डिब्बे को अपनी नई प्रयोगशाला बना लिया। कल्पना कीजिए, चलती ट्रेन और उसमें रसायन के प्रयोग। ये जोखिम था, लेकिन महान खोजें सुरक्षित क्षेत्रों में नहीं जन्म लेतीं। एक दिन प्रयोग के दौरान एक बोतल गिर गई, रसायन फैल गया और अचानक आग लग गई। डिब्बे में अफरा तफरी मच गई, ट्रेन रोकी गई। कंडक्टर गुस्से में था, उसने थॉमस को डांटा और उनकी प्रयोगशाला बाहर फेंक दी। कुछ कथाएं कहती हैं, उसी घटना में उन्हें एक थप्पड़ पड़ा, जिससे उनकी सुनने की क्षमता और कम हो गई। सोचिए, उस दिन कोई भी बच्चा टूट सकता था, कह सकता था, अब नहीं करूंगा प्रयोग। लेकिन एडिसन अलग थे। उन्होंने सोचा, ठीक है, ये तरीका गलत था, अब दूसरा तरीका खोजते हैं। यही मानसिकता साधारण और असाधारण के बीच रेखा खींचती है। जीवन आपको कई बार रोकेगा। लोग कहेंगे, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, ये खतरनाक है। लेकिन एक सवाल हमेशा पूछिए, क्या डर मुझे रोक रहा है या बुद्धिमत्ता दिशा दे रही है? एडिसन ने डर को कभी चालक नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे सिर्फ चेतावनी की तरह सुना। एक दिन स्टेशन पर एक छोटा बच्चा तेजी से आती ट्रेन की पटरी पर खेल रहा था। लोग चिल्लाएं, लेकिन कोई दौड़ा नहीं। थॉमस दौड़े, उन्होंने बच्चे को खींचकर बाहर किया। ट्रेन गर्जना करती हुई निकल गई। कुछ सेकंड की देरी और सब खत्म हो सकता था। उस बच्चे के पिता स्टेशन मास्टर थे। आभार में उन्होंने थॉमस को टेलीग्राफ मशीन चलाना सिखाया। थॉमस को तब नहीं पता था, ये कौशल उनके जीवन का रास्ता बदल देगा, क्योंकि यहीं से शुरू होगा आविष्कारक बनने का वास्तविक सफर। समाज का अस्वीकार आपकी परिभाषा नहीं है। औपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम नहीं। जिज्ञासा प्लस साहस बराबर असाधारण जीवन। और सबसे गहरी बात, जब एक दरवाजा बंद होता है, प्रकृति अक्सर आपको उस रास्ते पर भेजती है जिसके लिए आप बने हैं। एक बच्चा जिसे स्कूल ने ठुकराया, अब जीवन की प्रयोगशाला में प्रवेश कर चुका था। बहुत जल्द वो रातों को जागेगा, मशीनों से बात करेगा और असफलताओं को अपना शिक्षक बनाएगा। भाग 3, माँ का विश्वास। पहली वास्तविक प्रयोगशाला और एक आविष्कारक का जन्म। हर महान कहानी में एक ऐसा क्षण आता है जब कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करता है, उस समय भी जब दुनिया संदेह कर रही होती है। थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन में वो विश्वास थीं, उनकी माँ नैन्सी एडिसन। अगर जिज्ञासा बीज थी, तो माँ का विश्वास वो मिट्टी था जिसने उस बीज को सूखने नहीं दिया। नैन्सी अक्सर थॉमस से कहती, तुम सामान्य बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारा मन अलग है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जिसे स्कूल ने कमजोर कहा, घर आकर सुनता है, तुम असाधारण हो। मनुष्य वही बनने लगता है जो वो अपने बारे में सुनता है। विश्वास आत्मा का दर्पण होता है। तहखाने की छोटी प्रयोगशाला अब थॉमस के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनकी जिज्ञासा बढ़ रही थी, रसायनों की संख्या बढ़ रही थी, प्रयोग जटिल होते जा रहे थे। माँ ने देखा, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये एक उभरते वैज्ञानिक की भाषा है। उन्होंने घर में एक बड़ा कोना पूरी तरह थॉमस को दे दिया। कोई रोक नहीं, कोई उपहास नहीं, बस एक शर्त, सीखो लेकिन हार मत मानो। उस कमरे में अक्सर अजीब गंध रहती, रंग बिरंगे द्रव बोतलों में चमकते, तार उलझे रहते, लेकिन उसी अव्यवस्था में भविष्य व्यवस्थित हो रहा था। थॉमस ने जल्दी ही एक बात समझ ली, गलती करना असफलता नहीं, गलती से न सीखना असफलता है। कभी मिश्रण फट जाता, कभी धुआं भर जाता, कभी परिणाम शून्य होता, लेकिन उन्होंने प्रयोग बंद नहीं किए। वे हर बार नोट लिखते, क्या किया, क्या हुआ, क्यों हुआ। देखिए, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।
भावनाएं नहीं, अवलोकन। अनुमान नहीं, प्रमाण। एक शाम थॉमस उदास बैठे थे। कई प्रयोग लगातार असफल हुए थे। उन्होंने धीमे से कहा, शायद मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं। माँ पास आईं और बोली, बुद्धिमत्ता का मतलब ये नहीं कि तुम कभी गिरो नहीं। बुद्धिमत्ता का मतलब है हर बार गिरकर उठना। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जो जैसे थॉमस के जीवन में अंकित हो गया, धैर्य प्रतिभा से भी बड़ी शक्ति है। उस दिन एक आविष्कारक ने धैर्य का अर्थ सीखा। थॉमस की सुनने की क्षमता और कम हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वे घंटों बिना विचलित हुए काम कर सकते थे। कोई शोर उन्हें भटका नहीं पाता। वे कहते थे, जब बाहर की आवाज़ें कम हो जाती हैं, भीतर की आवाज़ स्पष्ट हो जाती है, और भीतर की वही आवाज़ उन्हें प्रयोगशाला की ओर बुलाती रहती। स्टेशन मास्टर के बेटे को बचाने की घटना के बाद थॉमस को टेलीग्राफ सीखने का अवसर मिला। टेलीग्राफ उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक। बिजली के संकेत तारों के माध्यम से संदेशों में बदल जाते। थॉमस मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने सिर्फ मशीन चलाना नहीं सीखा, उन्होंने समझना शुरू किया। संदेश कैसे यात्रा करता है, बिजली कैसे व्यवहार करती है, क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? याद रखिए, महान लोग सिर्फ उपयोग नहीं करते, वे सुधार की कल्पना करते हैं। टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी आसान नहीं थी। अक्सर रात की शिफ्ट, चारों ओर सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक और मशीन की ध्वनि। लेकिन थॉमस के लिए ये अकेलापन वरदान था। जब संदेश नहीं आते, वे पढ़ते, प्रयोग करते, सोचते। धीरे धीरे उनका मस्तिष्क मशीनों की भाषा समझने लगा। युवा थॉमस ने सोचा, क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो वोट गिनने की प्रक्रिया तेज कर दे। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर बनाया। उत्साह से भरे वे इसे अधिकारियों के पास ले गए, लेकिन जवाब आया, हमें इसकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि धीमी प्रक्रिया राजनीतिक रणनीतियों के लिए सुविधाजनक थी। उस दिन थॉमस ने एक कठोर सत्य सीखा, हर अच्छा आविष्कार दुनिया तुरंत स्वीकार नहीं करती। वे निराश हुए, लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब मैं वही बनाऊंगा जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो। ये निर्णय उनके करियर का आधार बन गया। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो अस्वीकृति को अंत मान लेते हैं। दूसरा, जो उसे दिशा मान लेते हैं। अस्वीकृति कभी कभी प्रकृति का संकेत होती है, रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। हर सफलता के पीछे थॉमस को माँ का चेहरा दिखाई देता। वो जानता था, अगर उस दिन माँ स्कूल की बात मान लेती तो शायद ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती। एक व्यक्ति का विश्वास कभी कभी पूरी मानवता का भविष्य बदल देता है। अगर कोई आप पर विश्वास करे, उसे हल्के में मत लीजिए। प्रयोग करने से मत डरिए। अस्वीकृति को शिक्षक बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, महानता अचानक नहीं आती, वो 1000 छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। अब एक जिज्ञासु बालक धीरे धीरे एक युवा आविष्कारक बन रहा था। उसकी रातें छोटी थीं, सपने बड़े। बहुत जल्द वो असफलताओं के ऐसे समंदर में उतरेगा जहां अधिकांश लोग डूब जाते हैं, लेकिन वहीं से जन्म लेगी अडिग मानसिक शक्ति। भाग 4, असफलताओं का समंदर। जब हर हार ने उसे और मजबूत बना दिया। जीवन कभी कभी हमें शांत नदी नहीं देता, वो हमें सीधे समंदर में उतार देता है। लहरें ऊंची होती हैं, हवा तेज होती है और किनारा दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तैरने से पहले ही डर जाते हैं, दूसरे जो लहरों से दोस्ती कर लेते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन दूसरी श्रेणी में आते थे, लेकिन यह बनने में समय लगा और बहुत सारी असफलताएं भी। अब एडिसन युवा हो चुके थे। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में वे एक शहर से दूसरे शहर घूमते, नई जगह, नए लोग, नई मशीनें। लेकिन एक चीज स्थिर थी, उनकी बेचैन जिज्ञासा। वे सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते थे, वे कुछ बनाना चाहते थे, कुछ बदलना चाहते थे। उन्होंने कई छोटे उपकरण बनाए, कुछ काम करते, अधिकतर नहीं। कभी मशीन रुक जाती, कभी सर्किट जल जाता, कभी पूरा मॉडल बेकार हो जाता। हर असफलता के बाद कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता। सोचिए, जब आपकी महीनों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाए तो दिल क्या कहता होगा? छोड़ दो। लेकिन एडिसन का मन अलग था। वो कहता, समझो क्यों नहीं हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास पैसे लगभग खत्म हो गए, किराया देना मुश्किल, खाना सीमित।
कई रातें उन्होंने भूखे पेट गुजारी, लेकिन एक बात उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, सीखना। किताबें उधार लेते, पुराने उपकरण खरीदते, टूटे हिस्सों से नई चीजें बनाते। याद रखिए, अभाव अक्सर रचनात्मकता को जन्म देता है। जब संसाधन कम होते हैं तब दिमाग ज्यादा काम करता है। एक बार उनकी प्रयोगशाला में तकनीकी गड़बड़ी हुई, कुछ उपकरण खराब हो गए, आर्थिक नुकसान बड़ा था। एक मित्र ने कहा, शायद ये संकेत है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। एडिसन मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये संकेत है कि मुझे बेहतर बनना चाहिए। देखिए अंतर, साधारण व्यक्ति समस्या देखता है, महान व्यक्ति सुधार का अवसर। असफलता शरीर को नहीं, मन को थकाती है। कभी कभी रात को एडिसन छत की ओर देखते हुए सोचते, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? ये सवाल हर स्वप्नदर्शी पूछता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि अगली सुबह आप क्या करते हैं, हार मानते हैं या फिर उठकर दोबारा प्रयास करते हैं। एडिसन हमेशा दूसरी राह चुनते। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, असफलता मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा प्रशिक्षक है। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, ये तरीका क्यों नहीं चला, क्या बदलना होगा, अगला प्रयोग कैसा होगा। यही प्रक्रिया उन्हें अलग बना रही थी। वे भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते थे, वे विश्लेषण करते थे। उनके आसपास कई लोग स्थिर नौकरियों में थे, नियमित आय, सुरक्षित जीवन। कभी कभी मन फुसफुसाता, क्या मुझे भी ऐसा ही जीवन चुन लेना चाहिए? लेकिन भीतर से एक आवाज आती, तुम सुरक्षा के लिए पैदा नहीं हुए, तुम सृजन के लिए पैदा हुए हो। हर महान व्यक्ति को एक समय ये चुनाव करना पड़ता है, सुरक्षा या संभावना। एडिसन ने संभावना चुनी। धीरे धीरे उनके कुछ सुधार लोगों की नजर में आने लगे। उन्होंने टेलीग्राफ मशीन में ऐसे बदलाव किए जिससे संदेश तेज और स्पष्ट हो गए। अब लोग कहने लगे, ये युवक अलग सोचता है। यही वो क्षण होता है जब दुनिया आपको नोटिस करना शुरू करती है। लेकिन याद रखिए, दुनिया परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। एक शाम एक साथी ने उनसे पूछा, तुम इतनी असफलताओं के बाद भी निराश क्यों नहीं होते? एडिसन ने शांत स्वर में कहा, हर गलत प्रयास मुझे बताता है कि सही रास्ता कैसा नहीं है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, पीछे नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक मानसिक क्रांति थी। प्रकृति बीज को तुरंत वृक्ष नहीं बनाती, पहले उसे मिट्टी में दबाती है, अंधेरे में रखती है, बारिश सहने देती है, तब कहीं जाकर एक अंकुर जन्म लेता है। अगर आप अंधेरे में हैं तो संभव है आपके भीतर कुछ उग रहा हो। एडिसन अक्सर 18 से 18 घंटे काम करते, कम नींद, लगातार प्रयोग। लोग कहते ये पागलपन है, लेकिन इतिहास कहता है दुनिया को बदलने वाले लोग थोड़े पागल ही होते हैं, क्योंकि वे वो देख लेते हैं जो बाकी लोग देख नहीं पाते। इन असफल वर्षों में एडिसन के भीतर 3 शक्तियां जन्म ले चुकी थीं, धैर्य, विश्लेषण की क्षमता, अटूट परिश्रम। यही तीनों मिलकर बहुत जल्द एक चमत्कार रचने वाली थीं। लेकिन अभी समंदर खत्म नहीं हुआ था, सबसे बड़ी लहर अभी बाकी थी। असफलता सफलता का उल्टा नहीं, उसका हिस्सा है। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। धैर्य वो पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। और सबसे शक्तिशाली सत्य, अगर आप हार नहीं मानते तो असफलता भी अंततः हार मान लेती है। एक युवा जिसने गरीबी देखी, अस्वीकृति देखी, टूटे प्रयोग देखे, अब तैयार हो रहा था इतिहास का रुख बदलने के लिए। बहुत जल्द वो एक ऐसे आविष्कार की ओर बढ़ेगा जो रात को दिन बना देगा। भाग 5, टेलीग्राफ ऑपरेटर से आविष्कारक। जब अवसर ने उसकी पहचान बदल दी। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन भीतर से भाग्य की दिशा बदल रहे होते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के लिए टेलीग्राफ सिर्फ एक नौकरी नहीं था, वो एक दरवाज़ा था जिसके पीछे छिपी थी आविष्कार की दुनिया। कल्पना कीजिए उस समय की, न मोबाइल न इंटरनेट। संदेश भेजने का सबसे तेज तरीका था टेलीग्राफ। बिजली के छोटे छोटे संकेत तारों के माध्यम से शब्दों में बदल जाते थे। एडिसन को ये जादू लगता। वे मशीन को सिर्फ चलाते नहीं थे, वे उससे बात करते थे। ये संकेत धीमा क्यों है? ध्वनि यहाँ अलग क्यों है? क्या इसे और तेज किया जा सकता है? यही सवाल उन्हें ऑपरेटर से अलग बना रहे थे। अक्सर उन्हें रात की ड्यूटी मिलती। स्टेशन शांत, हवा धीमी और मशीन की टिक टिक। जब संदेश नहीं आते, दूसरे लोग सो जाते। लेकिन एडिसन, वे प्रयोग करते,
तार जोड़ते, सर्किट बदलते, नए विचार लिखते। धीरे धीरे एक आदत बन गई, काम से आगे सोचना। यही आदत साधारण कर्मचारियों को असाधारण सृजनकर्ताओं से अलग करती है। एक रात लगातार काम करते करते एडिसन को झपकी आ गई। एक महत्वपूर्ण सिग्नल छूट गया, नौकरी खतरे में पड़ गई। उस दिन उन्होंने खुद से कहा, अगर मशीन ये काम खुद कर दे तो इंसान गलती से बच सकता है। और यहीं जन्मा एक विचार, ऑटोमैटिक टेलीग्राफ सिस्टम। देखिए, जहां अधिकांश लोग गलती पर शर्मिंदा होते, वहीं एडिसन ने उसे समाधान में बदल दिया। एडिसन ने कई शहरों में काम किया, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, मिडवेस्ट। हर शहर ने उन्हें कुछ नया सिखाया, नई तकनीक, नए इंजीनियर, नए विचार। वे सिर्फ नौकरी नहीं बदल रहे थे, वे अपना दृष्टिकोण विस्तृत कर रहे थे। यात्रा मन को बड़ा बनाती है। बॉस्टन उस समय तकनीक और विचारों का केंद्र था। यहाँ आकर एडिसन को महसूस हुआ, मैं सिर्फ सीखने वाला नहीं, मैं बनाने वाला भी हूँ। उन्होंने दिन में काम किया, रात में प्रयोग। कमरे में अक्सर तारों का जाल फैला होता, टेबल पर नोट्स और आंखों में चमक। गरीबी अभी भी साथ थी, लेकिन अब उनके भीतर एक और चीज थी, आत्मविश्वास। इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर की अस्वीकृति अभी भी उनके मन में थी। उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं वही बनाऊंगा जिसे लोग तुरंत उपयोग करना चाहें। यही सोच उन्हें एक सफल आविष्कारक बनाने वाली थी, क्योंकि आविष्कार सिर्फ नया होना नहीं है, उपयोगी होना भी है। एक समय ऐसा आया जब एडिसन लगभग कंगाल हो चुके थे, जेब खाली, भविष्य अनिश्चित। वे न्यूयॉर्क पहुंचे, भूखे, थके, लेकिन उम्मीद अभी जीवित थी। उसी दौरान एक कंपनी की टेलीग्राफ मशीन खराब हो गई। सब परेशान, कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। एडिसन आगे बढ़े, शांत मन से मशीन खोली, ध्यान से देखा, कुछ तार बदले और मशीन चल पड़ी। कमरे में सन्नाटा, फिर आश्चर्य। उसी क्षण उन्हें नौकरी मिल गई। कभी कभी अवसर समस्या के वेश में आता है। उन्होंने स्टॉक टेलीग्राफ सिस्टम में सुधार किया। अब शेयर बाजार की जानकारी और तेजी से पहुंचने लगी। ये आविष्कार बेहद सफल हुआ। उन्हें इसके बदले लगभग $40,000 मिले। सोचिए, एक युवक जिसने कभी भूखे दिन देखे, अचानक इतनी बड़ी राशि। लेकिन यहाँ उनका निर्णय उन्हें और अलग बनाता है। उन्होंने ये पैसा आराम पर खर्च नहीं किया, उन्होंने बनाया अपना पहला बड़ा औद्योगिक प्रयोगशाला। न्यू जर्सी का एक शांत इलाका, मेनलो पार्क। यहीं एडिसन ने दुनिया की पहली इनोवेशन फैक्ट्री बनाई। ये सिर्फ प्रयोगशाला नहीं थी, ये वो जगह थी जहां विचार वास्तविकता बनते थे। वैज्ञानिक, मशीनें, नोटबुक, दिन रात काम। लोग इसे कहने लगे जादूगर का घर। लेकिन ये जादू नहीं था, ये था अनुशासन प्लस मेहनत प्लस कल्पना। एडिसन कहते थे, मैंने अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया, ये सब आनंद था। जब आपका जुनून आपका पेशा बन जाए तो थकान भी अर्थपूर्ण लगती है। वे कई बार 20 घंटे तक काम करते, कभी कभी प्रयोगशाला में ही सो जाते। उनके लिए समय का मतलब था और कितना बनाया जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन बिंदु आता है जब वो तय करता है, क्या मैं सिर्फ जीविका कमाऊंगा या दुनिया पर अपनी छाप छोड़ूंगा। एडिसन ने दूसरा रास्ता चुना और यही चुनाव उन्हें अमर करने वाला था। अवसर हमेशा तैयार लोगों को मिलता है, गलती को समाधान में बदलना ही बुद्धिमत्ता है। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। और सबसे शक्तिशाली सत्य, जुनून जब अनुशासन से मिलता है तभी इतिहास लिखा जाता है। अब मंच तैयार था, प्रयोगशाला तैयार थी, टीम तैयार थी, और एडिसन, वे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती की ओर बढ़ रहे थे। एक ऐसी चुनौती जिसे हजारों लोग असंभव मानते थे। भाग 6, 1000 असफल प्रयोग और बल्ब। जब एक व्यक्ति ने अंधेरे को चुनौती दी हजारों वर्षों से। जब सूरज ढलता था, दुनिया रुक जाती थी। रात का मतलब था धीमी लौ, मोमबत्तियां, तेल के दिए और सीमित जीवन। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, ये प्रगति की सीमा था। लेकिन इतिहास में कभी कभी एक व्यक्ति उठता है और कहता है, ये सीमा अब खत्म होगी। थॉमस अल्वा एडिसन उसी क्षण की ओर बढ़ रहे थे। एडिसन ने खुद से पूछा, क्या ऐसा प्रकाश बनाया जा सकता है जो सुरक्षित हो, सस्ता हो और हर घर तक पहुंच सके? कई वैज्ञानिक पहले कोशिश कर चुके थे। बल्ब का विचार नया नहीं था, लेकिन समस्या थी व्यवहारिक बल्ब। फिलामेंट जल जाता, कांच टूट जाता, बिजली अस्थिर हो जाती।
लोग कहने लगे थे ये असंभव है, लेकिन असंभव शब्द जिज्ञासु मन को चुनौती जैसा लगता है। प्रयोगशाला अब पहले से ज्यादा जीवित थी। टेबलों पर तार, कांच के गोले, बैटरियां, नोटबुक। टीम लगातार काम कर रही थी। दिन और रात का अंतर जैसे मिट गया था। एडिसन कहते, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अंधेरा हार नहीं मान लेता। दूसरा, असफल 10वां। असफल संख्या बढ़ती गई। 100, 300, 500। हर बार फिलामेंट कुछ सेकंड में जल जाता। टीम थकने लगी। एक सहायक ने धीरे से कहा, शायद हम गलत दिशा में हैं। एडिसन मुस्कुराए और बोले, हम गलत दिशा में नहीं हैं, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कौन सी दिशा काम नहीं करती। देखिए, ये सोच साधारण नहीं है। असफलता को डेटा की तरह देखना, यही वैज्ञानिक मानसिकता है। अखबार लिखने लगे, एडिसन एक ऐसे सपने के पीछे भाग रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिकों ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन महान लोग भीड़ की आवाज पर नहीं चलते, वे अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। एक पत्रकार ने पूछा, आप 1000 बार असफल हो चुके हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? एडिसन का उत्तर इतिहास बन गया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इस वाक्य में छिपा है मानसिक शक्ति का शिखर। अधिकतर लोग 3 असफलताओं के बाद रुक जाते हैं, कुछ 10 के बाद, लेकिन जो 1000 पार कर जाए उसे दुनिया रोक नहीं सकती। एडिसन ने तय किया, हमें सही फिलामेंट चाहिए। उन्होंने हर संभव चीज आजमाई, कपास, लिनन, लकड़ी, यहाँ तक कि मानव बाल तक। फिर एक दिन उन्होंने कार्बोनाइज्ड बांस, बांबू पर प्रयोग किया। फिलामेंट चमका, सेकंड बीते, मिनट बीते और वो अभी भी जल रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग सांस रोके खड़े थे। घंटे गुजर गए और वो रोशनी अब भी जीवित थी। 21 अक्टूबर 1879, वो रात इतिहास बन गई। कल्पना कीजिए, एक कांच का छोटा सा गोला, उसमें स्थिर शांत प्रकाश, न धुआं न झिलमिलाहट, बस उजाला। उस रात सिर्फ एक बल्ब नहीं जला था, मानव सभ्यता का भविष्य जल उठा था। कारखाने देर तक चल सकते थे, सड़कें रोशन हो सकती थीं, लोग रात में पढ़ सकते थे। जीवन की गति बदल गई। बल्ब बनाना एक बात थी, उसे हर घर तक पहुंचाना और भी बड़ी चुनौती। एडिसन समझ गए, आविष्कार तभी महान है जब वो लोगों के जीवन को छू ले। उन्होंने पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम बनाया, पावर जनरेशन, तारों का नेटवर्क, स्विच। ये सिर्फ एक उत्पाद नहीं था, ये एक नई दुनिया थी। इन वर्षों में एडिसन ने नींद खोई, आराम खोया, कई रिश्तों पर कम समय दिया। महानता अक्सर त्याग मांगती है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने सपने की कीमत चुकाने को तैयार हूं? प्रकृति एक नियम पर चलती है, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी लंबी परीक्षा। हीरा बनने से पहले कार्बन को अत्यधिक दबाव सहना पड़ता है। शायद इसलिए महान लोग टूटते नहीं, वे रूपांतरित होते हैं। बल्ब सिर्फ बाहरी अंधेरा नहीं हटाता, ये हमें एक प्रतीक भी देता है। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधेरे को मिटा सकता है। और हर मनुष्य के भीतर एक ऐसा बल्ब है जिसे जलाने के लिए धैर्य और प्रयास चाहिए। असंभव अक्सर अभी तक नहीं हुआ होता है। निरंतर प्रयास प्रतिभा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। दुनिया परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। और सबसे अमर सत्य, जीनियस बराबर 1% प्रेरणा प्लस 99% पसीना। एक जिज्ञासु बच्चा अब वो व्यक्ति बन चुका था जिसने रात को चुनौती दी और जीत गया। लेकिन हर सफलता के बाद नई लड़ाई जन्म लेती है। बहुत जल्द एडिसन का सामना होगा एक और महान मस्तिष्क से, निकोल टेस्ला। ये सिर्फ 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं होगी, ये विचारों की टक्कर होगी, धाराओं की टक्कर होगी, भविष्य की दिशा तय करने वाली टक्कर होगी। भाग 7, सफलता की कीमत। जब रोशनी के पीछे छाया भी दिखाई दी। दुनिया अक्सर सफलता को देखती है, तालियां सुनती है, रोशनी महसूस करती है, लेकिन हर चमक के पीछे एक छाया भी होती है। थॉमस अल्वा एडिसन अब सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, वे एक प्रतीक बन चुके थे। द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क, मेनलो पार्क का जादूगर। लोग दूर दूर से आते उनकी प्रयोगशाला देखने। अखबार उन्हें आधुनिक युग का नायक कहने लगे। लेकिन जहां प्रकाश तीव्र होता है, वहां छाया भी गहरी होती है। सफलता के बाद जीवन आसान हो जाएगा, ये एक भ्रम है। असल में सफलता नई जिम्मेदारियां लाती है। अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ चुकी थीं। हर कोई सोचता, एडिसन अगला क्या बनाएंगे?
कल्पना कीजिए उस दबाव की जब दुनिया आपसे बार बार चमत्कार की उम्मीद करे। एडिसन का एक ही मंत्र था, काम करते रहो। वे घंटों नहीं, कभी कभी दिनों तक प्रयोगशाला में रहते, कुर्सी पर ही झपकी, टेबल पर खाना। उनके लिए समय का अर्थ था उत्पादन। लेकिन जीवन संतुलन भी मांगता है, और यही वो जगह है जहां कई महान लोग चूक जाते हैं। एडिसन का विवाह मैरी स्टिलवेल से हुआ। मैरी शांत स्वभाव की थी, लेकिन एक समस्या थी। एडिसन शायद ही घर पर होते। प्रयोगशाला उनका पहला घर बन चुकी थी। कभी कभी कई दिन बीत जाते और वे परिवार से ठीक से बात भी नहीं कर पाते। सफलता धीरे धीरे उनसे उनका निजी जीवन छीन रही थी। महानता अक्सर समय मांगती है, और समय सीमित होता है। ये एक कठिन सत्य है। कुछ वर्षों बाद मैरी की तबीयत बिगड़ने लगी, और फिर एक दिन वे इस दुनिया से चली गईं। एडिसन स्तब्ध रह गए। प्रयोगशाला में शोर था, लेकिन भीतर गहरा सन्नाटा। उस रात शायद उन्होंने पहली बार महसूस किया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सफलता भी वापस नहीं ला सकती। ये वो कीमत थी जिसे कोई आविष्कार भर नहीं सकता। इतिहास बताता है, जो लोग भविष्य गढ़ते हैं वे अक्सर वर्तमान से दूर हो जाते हैं। उनका मन विचारों में इतना उलझ जाता है कि रिश्ते पीछे छूटने लगते हैं। ये जरूरी नहीं कि वे प्रेम नहीं करते, लेकिन उनका ध्यान एक बड़े उद्देश्य में बंध जाता है। ये प्रश्न हम सब के लिए है। सफलता का क्या अर्थ है अगर उसे साझा करने वाला कोई न हो? जितनी तेजी से एडिसन ऊपर उठे, उतनी ही तेजी से आलोचना भी बढ़ी। कुछ लोग कहते वो दूसरों के विचारों को सुधारते हैं और श्रेय खुद ले लेते हैं। कुछ उन्हें व्यापारी कहते, कुछ प्रतिभाशाली। सच शायद बीच में था, क्योंकि एडिसन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक चतुर उद्यमी भी थे। उन्होंने समझ लिया था, आविष्कार को दुनिया तक पहुंचाने के लिए व्यवसाय समझना जरूरी है। एक बार एक मित्र ने पूछा, क्या तुम्हें कभी आराम की जरूरत महसूस नहीं होती? एडिसन हंसे और बोले, आराम? मैं मरने के बाद बहुत आराम कर लूंगा। ये वाक्य प्रेरक लगता है, लेकिन इसमें एक चेतावनी भी छिपी है। शरीर और मन मशीन नहीं है। अगर उन्हें विश्राम ना मिले तो वे चुपचाप टूटने लगते हैं। समय के साथ एडिसन ने फिर विवाह किया, मीना मिलर से। मीना ने उनके जीवन में कुछ संतुलन लाने की कोशिश की। घर फिर से जीवंत हुआ, लेकिन एडिसन का स्वभाव नहीं बदला। उनके भीतर अब भी एक बेचैन सृजन करता था। लोग सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, हर स्तर पर नई समस्याएं जन्म लेती हैं। पहले संघर्ष था पहचान का, अब संघर्ष था अपेक्षाओं का। पहले पैसे की कमी थी, अब समय की। जीवन हमेशा संतुलन मांगता है। प्रकृति हमें दो पंख देती है, महत्वाकांक्षा, संबंध। अगर हम सिर्फ एक पंख से उड़ेंगे तो गिरने का खतरा रहेगा। सच्ची सफलता वही है जिसमें उपलब्धि भी हो और अपनापन भी। दुख, आलोचना, दबाव, कुछ भी एडिसन को रोक नहीं पाया। उन्होंने फोनोग्राफ को बेहतर बनाया, मोशन पिक्चर कैमरे पर काम किया, नई नई तकनीकों की ओर बढ़ते रहे। उनका विश्वास अडिग था, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है एक बार और प्रयास करना। सफलता खुशी की गारंटी नहीं है। संतुलन उपलब्धि जितना ही महत्वपूर्ण है। हर चमक के पीछे त्याग छिपा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इतना ऊंचा मत उड़ो कि नीचे देखने वाला कोई ना बचे। एडिसन अब सिर्फ एक आविष्कारक नहीं, एक युग बन चुके थे। लेकिन क्षितिज पर एक नई आंधी उठ रही थी। एक युवा, तेजस्वी और असाधारण दिमाग, निकोल टेस्ला। बहुत जल्द शुरू होगी धाराओं की जंग, एसी वर्सेस डीसी। ये सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं होगी, ये अहंकार, दृष्टिकोण और भविष्य की दिशा की लड़ाई होगी। भाग 8, एडिसन वर्सेस टेस्ला। धाराओं का युद्ध जब भविष्य की दिशा तय हो रही थी। इतिहास में कुछ संघर्ष तलवारों से नहीं लड़े जाते, वे लड़े जाते हैं विचारों से। 19वीं सदी के अंत में दुनिया एक नए युग की दहलीज पर खड़ी थी। बिजली अब सिर्फ प्रयोगशालाओं की चीज नहीं रही, वो शहरों में उतरने वाली थी। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने था, दुनिया को रोशन करने के लिए कौन सी धारा बेहतर है? डायरेक्ट करंट डीसी या ऑल्टरनेटिंग करंट एसी? ये सिर्फ तकनीकी बहस नहीं थी, ये दो महान मस्तिष्कों की टक्कर बनने वाली थी, थॉमस एडिसन और निकोल टेस्ला। एडिसन व्यावहारिक, अनुभव से सीखने वाले, लगातार मेहनत में विश्वास रखने वाले।
वे कहते थे, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। दूसरी ओर टेस्ला, लंबे, शांत, लगभग रहस्यमयी। उनका दिमाग कल्पनाओं को मानो वास्तविकता में देख लेता था। वे मशीन को पहले अपने मन में बनाते, फिर उसे हकीकत में उतारते। अगर एडिसन आग थे तो टेस्ला बिजली की चमक। जब टेस्ला अमेरिका आए, वे सीधे एडिसन की कंपनी में पहुंचे। उन्होंने डीसी सिस्टम में सुधार किए। एडिसन प्रभावित हुए। कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में कहा, अगर तुम ये बड़ी समस्या हल कर दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने समस्या हल कर दी, लेकिन जब उन्होंने इनाम मांगा, एडिसन हंसे और बोले, टेस्ला, तुम अमेरिकी हास्य नहीं समझते। इनाम नहीं मिला। शायद ये सांस्कृतिक गलतफहमी थी, शायद व्यावसायिक सोच। लेकिन उस दिन दोनों के बीच एक दरार पड़ गई। टेस्ला ने नौकरी छोड़ दी। एडिसन डीसी के समर्थक थे। डीसी सुरक्षित था, स्थिर था। लेकिन एक समस्या थी, बिजली दूर तक नहीं जा सकती थी। हर कुछ किलोमीटर पर पावर स्टेशन चाहिए था। महंगा, सीमित। टेस्ला का एसी सिस्टम अलग था। बिजली लंबी दूरी तय कर सकती थी, वोल्टेज बदला जा सकता था। भविष्य उसी में छिपा था। लेकिन उच्च वोल्टेज के कारण ये अधिक खतरनाक भी लग रहा था। अब ये सिर्फ विज्ञान नहीं रहा, ये प्रतिष्ठा बन गया, व्यवसाय बन गया, भविष्य का नियंत्रण बन गया। एडिसन ने एसी को खतरनाक साबित करने की कोशिश की। सार्वजनिक प्रदर्शनों में जानवरों को एसी से झटका दिया गया ताकि लोग डरे। यहाँ तक कि पहली इलेक्ट्रिक चेयर भी एसी से बनाई गई। संदेश साफ था, देखो, ये धारा जानलेवा है। ये एक कठोर दौर था, जब विचारों की लड़ाई नैतिक प्रश्नों में बदलने लगी। टेस्ला को समर्थन मिला जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से। वेस्टिंगहाउस ने एसी सिस्टम अपनाया। लोग धीरे धीरे समझने लगे, ये तकनीक शहरों को बदल सकती है। 1893 शिकागो वर्ल्ड फेयर। पूरा मेला एसी बिजली से जगमगा उठा। लाखों लोग आए और पहली बार इतनी विशाल रोशनी देखी। अंधेरा पीछे हट रहा था और इतिहास चुपचाप दिशा बदल रहा था। फिर आया वो प्रोजेक्ट जिसने सब तय कर दिया, नायाग्रा फॉल्स पावर स्टेशन। प्रकृति की अपार ऊर्जा, उसे बिजली में बदलना और दूर शहरों तक भेजना। ये काम एसी के बिना संभव नहीं था। जब प्लांट चालू हुआ, बिजली मीलों दूर बफेलो शहर तक पहुंची। ये सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं थी, ये घोषणा थी, भविष्य एसी का है। धाराओं का युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इतिहास को सरल बनाना आसान है, एक जीता एक हारा। लेकिन सच्चाई गहरी है। एडिसन गलत नहीं थे, वे सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। टेस्ला गलत नहीं थे, वे संभावनाएं देख रहे थे। प्रगति अक्सर विभिन्न दृष्टिकोणों की टक्कर से जन्म लेती है। अगर सवाल ना हो तो बेहतर उत्तर भी नहीं मिलते। हर महान व्यक्ति के भीतर एक अटूट विश्वास होता है। कभी कभी वही विश्वास अहंकार जैसा दिखाई देता है, लेकिन शायद यही तीव्रता दुनिया बदलती है। कल्पना कीजिए, अगर दोनों साधारण होते तो क्या बिजली इतनी जल्दी दुनिया तक पहुंच पाती? शायद नहीं। प्रकृति हमें ये सिखाती है, दिन और रात विरोधी नहीं, पूरक हैं। वैसे ही एडिसन और टेस्ला प्रतिद्वंदी जरूर थे, लेकिन दोनों ने मिलकर आधुनिक दुनिया बनाई। एक ने शुरुआत दी, दूसरे ने विस्तार। समय बीता, भावनाएं शांत हुईं। आज इतिहास दोनों को महान कहता है, क्योंकि प्रश्न ये नहीं कि कौन जीता, प्रश्न ये है मानवता क्या जीती, और मानवता ने जीता उजाला। प्रतिस्पर्धा प्रगति को जन्म देती है। अलग सोच से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी विरोध ही बेहतर समाधान तक ले जाता है। और सबसे गहरी बात, महान लोग एक दूसरे को हराते नहीं, वे मिलकर भविष्य बनाते हैं। अब दुनिया बदल चुकी थी। शहर जगमगा रहे थे, कारखाने चल रहे थे, रात छोटी लगने लगी थी। लेकिन एडिसन की यात्रा खत्म नहीं हुई थी। उनका मन अभी भी खोज में था। नई मशीनें, नई ध्वनियां, चलती तस्वीरें। भाग 9, दुनिया बदलने वाला दिमाग। जब एक इंसान युग बन गया। कुछ लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समय की धारा मोड़ देते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक विचार बन चुके थे। एक ऐसी चेतना जो लगातार पूछती थी, अगला क्या संभव है। एडिसन की प्रयोगशाला अब किसी कमरे का नाम नहीं रही, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। मेनलो पार्क के बाद उन्होंने वेस्ट ऑरेंज में एक विशाल रिसर्च लैब बनाई।
ये दुनिया की पहली औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी थी। यहाँ वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, मशीनें थीं और सबसे महत्वपूर्ण, कल्पना को वास्तविकता बनाने की स्वतंत्रता थी। एडिसन समझ चुके थे, महान आविष्कार अकेले नहीं होते, वे टीम की ऊर्जा से जन्म लेते हैं। आज की आधुनिक R&D संस्कृति कहीं न कहीं उसी सोच की विरासत है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब आवाज हवा में जन्म लेती और उसी क्षण खो जाती। फिर एडिसन ने फोनोग्राफ बनाया। पहली बार मानव आवाज को सहेजा जा सकता था। जब मशीन ने कहा, मेरी हैड अ लिटिल लैम्प, लोग स्तब्ध रह गए। कुछ तो डर भी गए। उन्हें लगा ये जादू है। लेकिन ये जादू नहीं था, ये जिज्ञासा प्लस परिश्रम का परिणाम था। एडिसन यहीं नहीं रुके। उनका अगला सपना था, क्या हम समय को पकड़ सकते हैं? और जन्म हुआ मोशन पिक्चर तकनीक का। किनेटोस्कोप, एक छोटा सा बॉक्स, लेकिन उसके भीतर चलती दुनिया। आज का सिनेमा, वेब सीरीज, वीडियो, इन सब की जड़ें उसी बीज में हैं। कल्पना कीजिए, अगर उस समय किसी ने ये न सोचा होता तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती। लोग अक्सर पूछते, एडिसन इतने विचार लाते कहाँ से थे? उत्तर सरल है, लेकिन आसान नहीं। वे बच्चों जैसी जिज्ञासा बनाए रखते थे। वे हर चीज पर सवाल करते, ये ऐसा क्यों है? क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? अगर नियम बदल दें तो क्या होगा? प्रकृति हर जगह संकेत देती है, लेकिन देखने के लिए जागृत मन चाहिए। एडिसन ने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये वाक्य सिर्फ प्रेरक नहीं, ये मानसिकता है। प्रतिभा बराबर लगातार प्रयास करने की क्षमता। प्रकृति किसी को तैयार महान नहीं बनाती, वो अवसर देती है। महान हम बनते हैं। जितनी ऊंचाई उतनी आलोचना। कुछ लोग कहते, एडिसन दूसरों के विचारों का उपयोग करते हैं। कुछ कहते, वे व्यवसायी ज्यादा हैं, वैज्ञानिक कम। लेकिन शायद दोनों ही बातें उनकी ताकत थीं, क्योंकि एक विचार तब तक अधूरा है जब तक वो दुनिया तक न पहुंचे। आविष्कार प्लस वितरण बराबर परिवर्तन। समय आगे बढ़ता गया, बाल सफेद होने लगे, लेकिन आंखों की चमक वही रही। एडिसन अक्सर रात में आसमान देखते और सोचते, अभी कितना कुछ बाकी है। यही महान दिमाग की पहचान है। उसे कभी लगता ही नहीं कि वो सब जान चुका है। नदी बहती है, हवा चलती है, पृथ्वी घूमती है। प्रकृति हमें सिखाती है, ठहराव बराबर क्षय गति बराबर जीवन। एडिसन ने यही किया। वे अंत तक सक्रिय रहे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किसी ने उनसे पूछा, आपका सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा है? वे मुस्कुराए और बोले, मेरा सबसे बड़ा आविष्कार आविष्कार करने की प्रक्रिया है। यही उनकी विरासत थी। सिर्फ मशीनें नहीं, सोचने का तरीका। जिज्ञासा को कभी बूढ़ा मत होने दो। टीम के साथ काम करना महानता को बढ़ाता है। विचार तभी शक्तिशाली है जब वो मानवता की सेवा करे। और सबसे गहरी बात, दिमाग तभी दुनिया बदलता है जब वो सवाल पूछना बंद नहीं करता। एक लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। वो बच्चा जिसे स्कूल ने अस्वीकार किया, अब दुनिया के इतिहास में अमर होने वाला था। लेकिन हर कहानी का एक सांध्यकाल होता है। भाग 10, अंतिम समय और अमर सीख। जब एक जीवन प्रकाश बन गया, हर सुबह का एक सांझ होता है, हर यात्रा का एक पड़ाव, और हर महान जीवन एक दिन शांत हो जाता है। लेकिन क्या सच में महान लोग चले जाते हैं, या वे अपने विचारों में जीवित रहते हैं? ये कहानी अब अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रही है। साल 1920 के बाद एडिसन की उम्र बढ़ चुकी थी। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था, लेकिन मन अब भी बेचैन, अब भी जिज्ञासु। वे अक्सर अपनी प्रयोगशाला में बैठते, पुराने उपकरणों को देखते, मानो स्मृतियां उनसे बात कर रही हों। हर मशीन एक कहानी थी, हर आविष्कार एक संघर्ष की गूंज। जीवन के अंतिम चरण में मन अक्सर प्रश्न करता है, क्या मेरा जीवन सार्थक था? एडिसन के पास इन प्रश्नों के उत्तर थे। उन्होंने अंधेरी दुनिया को रोशनी दी, आवाज को कैद किया, तस्वीरों को चलाया, अनुसंधान को नया स्वरूप दिया। लेकिन शायद उन्हें सबसे ज्यादा गर्व अपनी जिज्ञासा पर था। अक्टूबर 1931। स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। परिवार पास था, कमरे में हल्की रोशनी और एक गहरा सन्नाटा। कहा जाता है कि उनके अंतिम शब्दों में एक आश्चर्य था।
वह बहुत सुंदर है, मानो वे किसी नई यात्रा को देख रहे हों। और फिर 24 अक्टूबर 1931 की रात ये महान दिमाग शांत हो गया। एडिसन के सम्मान में अमेरिका के कई शहरों ने कुछ मिनटों के लिए अपनी लाइटें बंद कर दी। कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया जिस रोशनी से चमक रही थी, उसी रोशनी को एक पल के लिए रोक दिया गया। ये शोक नहीं था, ये कृतज्ञता थी, एक मौन धन्यवाद। प्रकृति हमें हर पतझड़ में बताती है, पत्ते गिरते हैं लेकिन वृक्ष नहीं मरता। विचार भी ऐसे ही होते हैं। एडिसन का शरीर गया, लेकिन उनकी सोच आज भी हर स्विच में है, हर रिकॉर्डिंग में है, हर फिल्म में है। महानता मृत्यु से बड़ी होती है। उनकी सबसे अमर शिक्षाएं: पहली, जिज्ञासा को जिंदा रखो। बचपन खत्म हो सकता है, लेकिन प्रश्न पूछना नहीं। दूसरी, असफलता दुश्मन नहीं, शिक्षक है। हर गलत प्रयास आपको सही दिशा दिखाता है। तीसरी, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, प्रकृति भी वही देती है जो बोया जाता है। चौथी, बदलाव से मत डरो, नई सोच ही नई दुनिया बनाती है। पांचवी, जीवन संतुलन मांगता है। सफलता महान है, लेकिन संबंध उसे अर्थ देते हैं। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दीप जल रहा होता है। एडिसन ने हमें यही सिखाया, दूसरों के जीवन में रोशनी बनो, यही अमरता है। कल्पना कीजिए, अगर उस अलग बच्चे की माँ उस पर विश्वास न करती, अगर वो 1000 असफलताओं के बाद रुक जाता, अगर उसने दुनिया से कहा होता ये असंभव है, तो शायद आज की दुनिया इतनी उजली न होती। महान लोग जन्म से अलग नहीं होते, वे सोच से अलग होते हैं। प्रतिभा एक चिंगारी है, परिश्रम उसे प्रकाश बनाता है। और सबसे गहरी बात, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी रोशनी बनी रहे। ये सिर्फ थॉमस एडिसन की कहानी नहीं थी, ये उस संभावना की कहानी थी जो हर इंसान के भीतर छिपी है। शायद अगला दीप आप जलाएं।